नमस्कार, स्वागत है मेट्रो सिटी के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश सरकार की ओर से आमजन के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों का पारदर्शी तरीके से जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करें, ताकि जिसके लिए यह योजना बनाई गई है उन पात्र लाभार्थियों को इसका त्वरित लाभ मिल सके। वहीं राज्य सरकार का धैर्य सुशासन के संकल्प पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर उसका जीवन सुगम बनाना है। जन कल्याणकारी नीतियों को करे सुनिश्चित, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा है। उन्होंने एक बैठक ली है और बैठक में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया है। एचसीएस के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जन कल्याणकारी नीतियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स बाड़सा झज्जर जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ेगा। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में एनसीआई एम्स बाढ़सा की विकास योजना की समीक्षा की है। अस्पताल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अस्पताल परिसर को एक मिनी सिटी में तब्दील करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं, ताकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूलों और अन्य संस्थानों द्वारा सहित अभी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की है। विकास योजनाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। एनसीआई एम्स बाड़सा की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव के द्वारा की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करने वाली है। सभी को उम्मीद है कि यह बजट राहत देने वाला होगा। माना जा रहा है कि यह बजट निवेश को, व्यापारियों, कारोबारियों और नौकरी पेशा को विशेष राहत देगा। इसलिए इस बार लोग टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्र भी इस बजट से कई अपेक्षाएं लगा बैठे हैं। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंडस्ट्री है, छोटी स्पेशली एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज हैं, वो बड़े ऐसी जगह लगी हुई हैं जहां गवर्नमेंट बड़े कष्ट में है कि उस एरिया को डेवलप किया जाए कि ना किया जाए। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट वहां हुई है। वहां का जो हालत, वर्किंग कंडीशन है, वो बहुत खराब है। ना लोग जा सकते अच्छी तरह, ना जा सकते हैं। वर्किंग कंडीशन इतनी खराब है कि ना उनको जो पानी है वो जमा हो जाता है और वो वर्किंग कंडीशन बड़ी होती है। ग्लोबल रिसेशन आ रहा है 2023 के अंदर। देयर इज अ नीड फॉर इंडिया टू लुक एट कंजम्पशन ड्रिवन मॉडल, बिकॉज हिंदुस्तान एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। उसके लिए सरकार को टैक्स रेट पे कुछ रिलीफ देना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को, मिडिल क्लास को, ताकि उनके हाथ में सेविंग्स इंक्रीज हो, ताकि वो और मटेरियल कंज्यूम कर पाए। रेस किया है पॉइंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। सो रिसाइकलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो आज से 20 साल के लिए नया इंडस्ट्री बनने वाली है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि रिसाइकलिंग को एक इंडस्ट्री का दरवाजा दिया जाए और एक सेक्टर बनाया जाए, जिससे एक लैंडिंग, प्रायोरिटी लैंडिंग मिले। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे कूड़ा है यहाँ पर, हम जिसको गवर्नमेंट को पैसा लगते हैं संभालने के लिए, उससे हम रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए फ्लैटेड हाउसेज बनाने चाहिए। जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, जिसमें वर्कर्स काम करते हैं,
वहां जो है ना लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक घर बने। अभी हमारी स्कीम में क्या है, जो डेवलपर्स को वो दे रखा है, और डेवलपर्स को देने से वो लोग अभी इसमें इनिशिएटिव नहीं कर रहे। हमने रिक्वेस्ट की है कि HSIDC जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना काम शुरू कर सकें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको प्लग एंड प्ले पॉलिसी के तहत उनको ये काम शुरू करने के लिए छोटे छोटे शेड बनाकर दिए जाएं, जिससे वो अपना कार्य कर सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां जल्द ही गुरुग्राम के सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। उद्यान विभाग का प्रभार संभालने वाले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस हेलीपोर्ट की स्थापना से दिल्ली के एयर स्पेस को एक नया विकल्प मिलेगा और हरियाणा के साथ लगते राज्यों के शहरों के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी भी साबित होगा। और इसी प्रकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हरियाणा के विभिन्न शहरों को उत्तरी राज्यों के शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा उड्डयन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में कई योजनाओं पर भी कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में केंद्र सरकार के संस्था पवन हंस, एयर इंडिया, राज्य के उड्डयन विभाग इत्यादि के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता ने भी भाग लिया। गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पड़ोसी राज्यों को कनेक्टिविटी मिलने को लेकर ये बैठक की गई है। गुरुग्राम में स्थापित होगा हेलीपोर्ट और इससे कनेक्टिविटी राज्यों को, पड़ोसी राज्यों को कनेक्टिविटी मिलेगी। बैठक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और झज्जर के मस्जिद के साथ बने ओपन एयर थिएटर को जिला प्रशासन ने तोड़ दिया है। जिला प्रशासन ने बिना नोटिस के इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिस कारण सामाजिक और धार्मिक संगठनों में रोष व्याप्त है। वहीं मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जय श्री राम के नारे लगाए हैं। वह इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने साफ तौर पर मना कर दिया कि जिला प्रशासन की ओर से यह तोड़फोड़ नहीं किया गया है। नगरपालिका और वर्क बोर्ड का पुराना न्यायिक मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जिला उपायुक्त की ओर से इस पर कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि बिना नोटिस के यहाँ पे श्रीराम पार्क को तोड़ दिया गया है और मस्जिद में विलय करने के लिए प्रशासन अग्रसर है। आप देख सकते हो कैसे त्रासदी कर दी गई है और हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल, समस्त बजरंग दल, सभी हिंदू संगठन यहाँ पे इकट्ठे होंगे और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांग है कि या तो इसको सभी को प्लेन कर दिया जाए या एक हफ्ते के भीतर हमारा इस मस्जिद को प्लेन कर दिया जाए, और नहीं तो ये हमारा हफ्ते के अंदर अंदर सभी जैसा था वैसा का वैसा बना के दे दिया जाए। विकास रामलीला कमेटी हमारे साथ है, समस्त शहरवासी हमारे साथ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य के सरकारी व अर्ध सरकारी निकायों के कर्मचारियों का प्रतिनिधि संगठन ने मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे शीघ्र पूरी करने की अपील की है। कर्मचारियों ने कहा है कि इनकम टैक्स की छूट सीमा 2.509 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए किया जाए। मानक कटौती 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए की जाए। टैक्स की दरों को न्याय संगत बनाया जाए। 10 लाख से ऊपर की आय पर 20% की दर शुरू हो। किसी भी प्रकार के भत्ते पर टैक्स न लगाया जाए। प्रदर्शन में हमारी 2 मांगे हैं। सबसे पहले तो पैक्स के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनने आंदोलन के दम पे 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ घोषणाएं की थी। आज 2023 लग गया, उनको लागू नहीं किया गया। तो
हर जिला वाइज अलग अलग डेट में अलग अलग जिलों पे पैक्स के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी का सदस्य होने के नाते पैक्स कर्मचारियों के इस आंदोलन का पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की तरफ से समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जो आपने 2019 में घोषणा की उसको लागू कर दो, अन्यथा ये पैक्स का कर्मचारी बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा और इनके आंदोलन से चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ के बस अड्डा मार्केट में 25 घंटे से भी ज्यादा वक्त से बिजली गुल है। दुकानदारों ने अधिकारियों को फोन भी किया, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। बाजार के सभी दुकानदारों ने बिजली न होने के कारण बीती रात दुकानों को टाइम से पहले बंद कर दिया। 25 घंटे बीत जाने के बाद बिजली कर्मचारी बिजली को सही करने मेन बाजार पहुंचे हैं। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि लाइनमैन, एक्सीएन, एसडीओ को सुबह 7:30 बजे से मैं फोन कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पहले तो उठाए नहीं रहे, बाद में एक एसडीओ कहता है जी जाके इससे बात करो। मैंने कि हमारे पास जो लाइन वाला आता है वो जाके ऊंचे गांव से आता है जी। और फिर मैंने दोपहर को एक्सीएन को भी जाके फोन करा, मैंने कि जी ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे लिखित रूप में डाला है जी। उसके बाद मैंने जाके आदमी टिपरसन जी और उनके पीए को भी जाके करा है कि जाके हमारी सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही। लेकिन दुख का विषय ये है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने सुबह दुकान 8 बजे खोली, तब से लाइट नहीं है। हमने उसके बाद 9 बजे कंप्लेंट करी, 10 बजे, दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। एक्सीएन से, एसडीओ से, सबसे हमारी बात हुई, जेई से, सबने कहा कि 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, पीछे से फॉल्ट है। अब तक हमारी कोई लाइट नहीं आई है। हमने हमारी दुकान अब इस टाइम आप देख रहे हैं सारी बढ़ चुकी है। इन्वर्टर भी बंद हो चुका है। इन्वर्टर सुबह 2 घंटे चला, उसको इन्वर्टर बंद हो गया ना। सुबह से कोई ग्राहकी हुई। हमने सुबह से इतनी कंप्लेंट करी है, इतनी कंप्लेंट हमारे पास फोन में भी रिकॉर्ड है, पर वो कह रहे हैं 15 मिनट में लाइट आ जाएगी, आपके आधे घंटे में लाइट आ जाएगी। कोई लाइट नहीं आई है। इस टाइम शादी ब्याह का सीजन है, हमारा त्योहार का सीजन होता है, पर लाइट नहीं, ना ग्राहकी है और हमारी दुकानें बढ़ चुकी है। आप देखेंगे हमारे के साथ साथ मार्केट की 4-5 दुकानें वो बंद हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है और फिर खुद को भी गोली मार ली है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारी हंसराज का अपनी पत्नी संतोष के साथ विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। हंसराज की शादी साल 2007 के कल्हावड़ गांव की संतोष के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद घरेलू कलह के चलते दोनों अलग रहने लगे। वहीं हंसराज ने गांव पहुंचकर पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर गली में आकर खुद को गोली मार ली। गोली लगने से हंसराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मौके पर एफएसएल टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। पुलिस जांच कर रही है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी गांव वासंडा में, एक ने सोनू नाम का लड़का है, उसने अपनी मिसेज को गोली मार के और खुद आत्महत्या कर ली। सूचना पे हम गांव वासंडा में पहुंचे हैं और अभी बयान किसी ने दिए नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो आगे आएगी। पीजीआई रोहतक में जो है वो एडमिट है और अभी क्या उनकी हालत है ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। कोई झगड़ा चल रहा था? इनका तनाव बता रहे हैं 10 साल से लगातार चल रहा था। ये इसका जो हस्बैंड है वो सोनीपत में ही रह रहा था। ये जो लेडीज है इसकी मिसेज संतोष जी, ये अपने 2 बच्चों के साथ यहीं इसी गांव में आसंडा में रह रही थी, इसी मकान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पैरा नेशनल रेसिंग में फरीदाबाद के गांव मच्छगर में रहने वाले नितेश ने 400 मीटर में गोल्ड और 100 मीटर में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। नितेश के गांव पहुंचने पर नितेश का ग्रामीण ने ढोल बजाकर और ताशे बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि गुजरात के नाडियाड में 27 जनवरी से 29 जनवरी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
मैंने 400 मीटर में तो गोल्ड मेडल लिया है और 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। कौन से खेल थे? वो नेशनल थे, पैरा नेशनल रेसिंग में। हाँ। अच्छा, आगे की रणनीति हम बाहर खेलने के लिए बना रहे हैं। देखो, मैंने तो गांव में जितनी मेरे से हो सकी मैंने और छोटे बच्चों के लिए भी ये रनिंग के लिए किया है। और जैसे कि संक्रांत के दिन जो कुछ गेम भी रखे थे बच्चों की खुशी के लिए, रनिंग वगैरह 400, 100 मीटर, और जो इतने भी हमारे छोटे बच्चे हैं उनको पार्क में ही मैंने बच्चों को जो कोचिंग दी है, और उन्हीं में से एक बच्चा ये भी है। गोल्ड ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 400 मीटर में गोल्ड जीता है, ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। फरीदाबाद पहुंचने पर नीतीश का स्वागत किया गया है। ग्रामीणों की तरफ से नीतीश का स्वागत किया गया है। ढोल ताशे नगारा बजाकर नीतीश का स्वागत किया गया है। फूल माला भी इस दौरान पहनाया गया है और ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नीतीश ने जिले का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर नीतीश ने जिले का नाम रोशन किया है और वापस उनके लौटने पर ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़े बजाते हुए उनका स्वागत किया है। ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। वहीं नीतीश इस दौरान पैर छूकर आशीर्वाद लेते भी नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर करनाल से है, जहां पर जननायक जनता पार्टी के सेमिनार नेता अजय सिंह चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जोड़ो करार दिया है और चौटाला ने कहा है कि कांग्रेसी एकजुट होने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी द्वारा हरियाणा के चुनाव लड़ने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। साथी के अफसोस जताने आया हूं। तो एनसीपी चुनाव लड़ रही है सर करनाल से हरियाणा। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, कोई लड़ो चाहे। गठबंधन निरंतर 3.25 साल से बढ़िया चल रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। प्रयास किए जा रहे थे भी किसी तरीके से कांग्रेस एकजुट रहे, पर जिस तरह के हालात हैं आप स्वयं देख रहे हैं कि रोजाना आपस में बाइफिरकेट हो रहे हैं। सरपंचों का इस टेंडरिंग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है सर, क्या कुछ है? टेंडरिंग सिस्टम जो है, पहले सरपंच उसको आजमा के देखें, अगर उसमें कोई उन्हें अहमियत नजर आए तो वो बैठ के सरकार से बात करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर समालखा से है, जहां पर सीएमओ जयंत आहूजा ने मंगलवार को जीटी रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ डिप्टी सीएमओ शशि गर्ग भी मौजूद रही हैं। सीएमओ ने अस्पताल में घूम-घूम कर सफाई का व्यवस्था लिया है और कमरे और इमरजेंसी वार्ड को लेकर भी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से पूछताछ की है। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया है। वही अस्पताल में बन रहे शवगृह का भी उन्होंने बताया है कि काम रुका हुआ है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। वही काफी महीनों से अस्पताल की बंद पड़ी लिफ्ट को लेकर भी बताया है कि इसको उच्च अधिकारियों को इसके लिए लिखा गया है। समालखा अस्पताल में जो टोटल फुटफॉल है वो अभी कम चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमने ट्रायड का इंतजाम करने के लिए बोला है। पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट का ट्रायड यहाँ पे दे करके, जिसमें इमरजेंसी में ऑपरेशंस की सुविधा लोग प्राप्त कर सकते हैं और इमरजेंसी में जो सीजरियन की सुविधा होगी तो साथ साथ शिशु का, जच्चा का, बच्चा का पूरा संपूर्ण इलाज।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है कि वहां के एक युवक की शादी 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन उसके सारे अरमान उस वक्त चूर चूर हो गए जब कॉलेज में परीक्षा देने गई उसकी नई नवेली दुल्हन वापस नहीं लौटी। लेकिन हद तो यह हो गई कि वह अपने साथ लाखों के जेवरात भी ले उड़ी। शिकायत के आधार पर रेवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर हर एंगल से जांच कर लुटेरी दुल्हन की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जांच अधिकारी को आरोपी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसकी शादी 4 दिन पहले 26 जनवरी को एक युवती के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई है। 30 जनवरी को वह विवाहिता कॉलेज में परीक्षा देने के लिए गई थी और उसका पति उसे वहां छोड़कर आया था, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद देर शाम तक वह घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। विवाहिता अपने साथ हीरे का नेकलेस और 17 तोले सोने के जेवरात भी ले गई और वर पक्ष की तरफ से उसे शादी में पहनाए गए थे। जांच अधिकारी ने बताया कि कॉलेज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अन्य एंगल से भी लापता हुई दुल्हन की तलाश की जा रही है। बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी है। अजय कुमार वशिष्ठ है, इन्होंने कंप्लेंट दी है कि उसकी शादी 26 जनवरी को दिव्यावासी दारोड़ा के साथ हुई थी और वो कल एग्जाम देने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज गई थी और वापसी नहीं लौटी। इस पे साथ में एलिगेशन ये भी है कि वो कुछ गहने वगैरह लेकर गई है। तो हमने फिलहाल गुमशुदगी का मुकदमा क्लोज किया है और उसकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। तलाश होने पर जैसे बरामद होगी, इनके जो आरोप लगाए हैं इनके बारे में जांच की। से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर 4 दिन पहले एक शादी हुई थी, यानी कि 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम के साथ एक शादी हुई थी और जिसके बाद 30 जनवरी को दुल्हन लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गई है। परीक्षा देने गई थी दुल्हन और उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस में उसकी शिकायत की है। लाखों की जेवरात लेके दुल्हन फरार हो गई है। लुटेरी दुल्हन की पुलिस तलाश जारी कर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर फतेहाबाद से है, जहां दिन दहाड़े बाईपास पर एक वैन ड्राइवर का अपहरण कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने वैन गाड़ी को रुकवाकर चालक का अपहरण कर लिया है। चालक के कंधे पर गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया है और चालक के पास से 3,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर बदमाश फरार हो गए हैं। घायल अवस्था में चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। वहीं डीएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले पर मामला दर्ज कर गहनता से जांच कर रही है। करनौली के पास एक ड्राइवर को गोली मारकर गाड़ी छीन कर ले गए हैं, जिस पर हमारी टीमें वहां पहुंची तो पता चला कि असमद नाम का एक ड्राइवर है जो कैब चलाता है दिल्ली में। उससे 3 नौजवान लड़कों द्वारा ये कैब सिरसा के लिए किराए पर ली थी और यहां पर पेशाब करने का बहाना करके नीचे उतरकर उसको ड्राइवर को गोली मार दी और उससे मोबाइल और 3,000 रुपये कैश भी छीन कर ले गए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।